हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास. सो दिस इज़ आवर थर्ड क्लास ऑफ एमसीक्यू. ठीक है, इससे पहले हमने 2 प्रीवियस क्लासेस और कवर किए हैं एमसीक्यूज़ की. ठीक है, एंड टॉपिक हम कवर कर रहे हैं एमसीक्यूज़ में कि जो फर्स्ट 2 क्लासेस में किया. इनफैक्ट आज की क्लास में भी वही सेम टॉपिक ही कंटिन्यू रहेगा, दैट इज फूड प्रिजर्वेशन. राइट. सो फूड प्रिजर्वेशन से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ हैं, मैक्सिमम एमसीक्यूज़ हम ट्राई करेंगे कि हम इन एमसीक्यूज़ क्लासेस में कवर करें. ठीक है. सो जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में भी ये चीज़ बोली थी कि जितने भी कॉन्सेप्ट हैं रिलेटेड टू फूड प्रोसेसिंग फूड प्रिजर्वेशन, वो एक बार आप रिवाइज कर लेना सो दैट जो है एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना आपके लिए बहुत ईजी हो. ठीक है, बिकॉज एग्जाम में एज आई ऑलरेडी सेड नो कि क्वेश्चन कभी भी सेम नहीं आएगा या डायरेक्ट नहीं आएगा. सो अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है ना, तो आप इजीली जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे. ठीक है. सो आई होप आज की क्लास में आप जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे उन्हें रिवाइज करके आए होंगे. ठीक है. सो विदाउट फर्दर डिले हम आप आज की क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास इज phosphatase enzyme present in milk is destroyed in which of the following process. ठीक है. सो phosphatase enzyme जो है, जो किसमें, मिल्क में प्रेजेंट होता है. राइट. सो इसको कौन सी जो है प्रोसेस में डिस्ट्रॉय किया जाता है. सो फर्स्ट ऑप्शन इज स्टेरलाइजेशन, सेकेंड इज कैनिंग, थर्ड इज डिहाइड्रेशन एंड द लास्ट ऑप्शन इज पाश्चराइजेशन. ठीक है. सो इफ यू रिमेंबर पाश्चराइजेशन वाली क्लास, उसमें मैंने आपको ये चीज़ बताई भी थी कि पाश्चराइजेशन जो है प्रॉपर वे में हुआ है या नहीं हुआ है. उसको चेक करने का क्राइटेरिया ही क्या होता है कि हम चेक करते हैं कि फॉस्फेटेज एंजाइम प्रेजेंट है या नहीं है. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, पाश्चराइजेशन. ओके. सो द करेक्ट ऑप्शन इज पाश्चराइजेशन. Explanation is phosphatase is an enzyme present in raw milk and in many tissues which are destroyed by adequate pasteurization. ठीक है. सो आपको याद रहेगा कि phosphatase एंजाइम कहाँ प्रेजेंट रहता है, रॉ मिल्क में जो है phosphatase प्रेजेंट रहता है एंड ड्यूरिंग पाश्चराइजेशन जो है इसको डिस्ट्रॉय किया जाता है. इनफैक्ट पाश्चराइजेशन की एफिशिएंसी को भी चेक करने के लिए क्या चेक किया जाता है, मतलब जो क्राइटेरिया होता है एफिशिएंसी के लिए, वो भी फॉस्फेटेज एंजाइम्स की प्रेजेंस या एब्सेंस को ही चेक किया जाता है. अगर फॉस्फेटेज एब्सेंट है इट मीन्स पाश्चराइजेशन आपका प्रॉपर हुआ है. अगर वो प्रेजेंट है इट मीन्स कि पाश्चराइजेशन जो है प्रॉपर वे में नहीं किया है. ठीक है. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज व्हिच वन इज द की रिक्वायरमेंट ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. ठीक है. सो ऑप्शन ए इज फॉर फ्यूचर नीड, बी इज टू प्रिजर्व द फूड व्हेन द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इज मोर देन द present use, C is for more marketing and D is all of the above. ठीक है. सो अब ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है बिकॉज आपको लग रहा होगा कि फूड प्रिजर्वेशन की तो अगर हम देखें चारों ऑप्शंस तो आपको लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं वो राइट है, मतलब आपको लग रहा होगा कि डी ऑप्शन जो है मतलब मेजरली जो है वो करेक्ट होना चाहिए. राइट. बट यहाँ पे क्या है, की रिक्वायरमेंट. ठीक है, कि फूड प्रिजर्वेशन की रिक्वायरमेंट क्या है. सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, वो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, टू प्रिजर्व द फूड व्हेन द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इज मोर देन द प्रेजेंट यूज. ये जो है मेन प्रिंसिपल जो होता है फूड प्रिजर्वेशन का, वो यही होता है कि फूड को जो है हमें प्रिजर्व करके रखना है अगर वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, सो दैट फूड की वेस्टेज ना हो. ठीक है. सो बेसिक जो पर्पज होता है फूड प्रिजर्वेशन का वो यही होता है. ठीक है, कि फूड वेस्टेज जो है वो ना हो पाए. कैसे, सो दैट मतलब कैसे कर सकते हैं फूड वेस्टेज को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, मैक्सिमम फूड को प्रिजर्व करके विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेथड्स. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टू प्रिजर्व द फूड व्हेन द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इज मोर देन द प्रेजेंट. ठीक है. एक बार हम एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं. बाय द अदर ऑप्शंस ए, सी एंड डी मे ऑल्सो बी मोटिवेशंस फॉर फूड प्रिजर्वेशन इन सर्टेन कंटेक्स्ट, but the primary purpose of food preservation method is to ensure that food remains safe to eat and maintain its quality when there is an excess of food that exceed immediate consumption needs preventing spoilage. ठीक है. सो बेसिक जो इसका पर्पस होता है ना, ये बहुत क्लियर रखना कि फूड प्रिजर्वेशन का जो बेसिक पर्पस होता है वो क्या होता है कि फूड वेस्टेज को प्रिवेंट करना. ठीक है. बेसिक पर्पस होता है. बाकी सारे ऑप्शंस भी आप ये नहीं कह सकते कि राइट नहीं है, बट वहां पे क्या बोला था, की रिक्वायरमेंट क्या है. ठीक है. सो करेक्ट आंसर उसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी. ओके.
नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, विच इज द पर्पस ऑफ रेडिएशन. सो रेडिएशन का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इरेडिएशन, जो हमने डिस्कस किया था इन फूड प्रिजर्वेशन. ठीक है, सो इरेडिएशन में हम कौन सी रेस का यूज करते थे, गामा रेस का. ठीक है, मैंने आपको बताया था आयनाइजिंग रेडिएशन का यूज किया जाता है, गामा रेस का यूज किया जाता है. एंड बेसिकली गामा रेस क्या करती है, जितने भी माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं फूड में, ठीक है, उनके डीएनए को रप्चर कर देती है. ठीक है, सो यहाँ पे क्या पूछा है, पर्पस क्या होता है रेडिएशन का, इरेडिएशन का. सो फर्स्ट ऑप्शन इज इंक्रीजिंग शेल्फ लाइफ, बी इज टू प्रिवेंट द फ्रूट फ्रॉम ripening, C is to kill the harmful microorganism, D is all of the above. ठीक है, सो अब यहाँ पे क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे कोई प्राइमरी पर्पस या की रिक्वायरमेंट जैसा वर्ड यूज नहीं किया गया है, राइट. सो इस केस में जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, बिकॉज देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, शेल्फ लाइफ इंक्रीज करना. ठीक है, सो अगर आप माइक्रोब्स को रिमूव कर देंगे, किल करेंगे, सो ऑब्वियसली उसकी शेल्फ लाइफ फूड की क्या हो जाएगी, एनहांस हो जाएगी. सो दैट इज वेरी, मतलब वो ऑब्वियस आंसर है. ठीक है, सेकेंड इज टू प्रिवेंट द फ्रूट फ्रॉम राइपनिंग. ठीक है, सो इरेडिएशन का यूज इसलिए भी किया जाता है. ठीक है, फ्रूट राइपनिंग को प्रिवेंट करने के लिए भी इरेडिएशन का यूज किया जाता है. थर्ड, टू किल द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये तो इसका मेन पर्पज होता ही है. ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, सो ऑप्शन क्या होगा इसका, डी, ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, इसीलिए मैं कहती हूँ बार बार कि जब भी एग्जाम में आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें ना, ठीक है, तो आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना कि क्वेश्चन में क्या वर्ड यूज किया है, लाइक की रिक्वायरमेंट है, प्राइमरी पर्पस है, या नॉर्मल पूछा है पर्पस किया है. ठीक है, सो यहाँ पे एज सच कोई वर्ड यूज नहीं किया, ना प्राइमरी यूज किया, ना की रिक्वायरमेंट यूज किया है. यहाँ पे सिंपली क्या यूज किया, पर्पस क्या है. ठीक है, सो पर्पस तो सारे ही है. सो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव. ओके, सो the correct answer of this question is all of the above. एक बार हम explanation पे डिस्कस कर लेते हैं. The principle of radiation in food preservation involve using ionizing radiations. ठीक है, सो मैंने जैसे भी आपको बताया कि ionizing radiations का यूज किया जाता है रेडिएशन में. ठीक है, जैसे कौन सी रेज का यूज किया जाता है, गामा रेज हो गई, इलेक्ट्रॉन बीम्स हो गई, इनका यूज किया जाता है. एंड ये बेसिकली क्या करती हैं, डीएनए स्ट्रक्चर जो होता है माइक्रोब्स का, उनको रप्चर करती हैं. ठीक है, so it is a method used to sterilize or pasteurize food, making it safer for consumption by reducing the microbial load. ठीक है, एंड इसके और कौन से इफेक्ट होते हैं, सो ऑब्वियसली बात है कि माइक्रोब्स को जो है अगर वो रिमूव करेगी, ठीक है, किल करेगा, तो फूड की शेल्फ लाइफ एनहांस होगी. इसके साथ साथ राइपनिंग जो है फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, उनको भी ये स्लो डाउन करते हैं. ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर डी. ओके, now the next is question number 4. what is water activity in fruits and vegetables? ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, जैसे हम बार बार डिस्कस भी करते हैं, वाटर एक्टिविटी जो है इसकी कम है, इसकी ज़्यादा है. ठीक है, या हम फेवरेबल कंडीशंस जब डिस्कस कर रहे थे, इंट्रिंसिक फैक्टर्स में डिस्कस कर रहे थे, उसमें भी हमने डिस्कस किया था वाटर एक्टिविटी. सो यहाँ पे सिंपली पूछा कि वाटर एक्टिविटी होती क्या है फ्रूट्स या वेजिटेबल की, जो हम डिस्कस करते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, नेसेसरी मॉइस्चर कंटेंट इन फ्रूट्स, बी इज फ्लो ऑफ वाटर इनसाइड द फूड, सी ऑप्शन इज रिक्वायर्ड मॉइस्चर कंटेंट फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंड डी इज नन ऑफ द अबव. ठीक है, सो करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा, रिक्वायर्ड मॉइस्चर कंटेंट फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है ग्रो करने के लिए जो है कितना ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट की रिक्वायरमेंट है, दैट इज कॉल्ड इट्स वाटर एक्टिविटी. ठीक है, सो जिन फूड्स में, जैसे सिंपली हम कह सकते हैं कि जो फूड में ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट है प्रेजेंट है, सो वहाँ पे जो उसकी फूड की वाटर एक्टिविटी होगी वो क्या होगी, हाई होगी. एंड उस फूड में, पर्टिकुलर फूड जिसमें वाटर एक्टिविटी अगर हाई है, सो उसमें जो स्पॉइलेज आने के जो है चांसेस उतने ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं. सो दैट इज़ वाई मोस्टली जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, या वेजिटेबल्स होती है जिनमें मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, उनमें स्पॉइलेज आपने देखी होगी कि बहुत इजीली आ जाती है. वाई, बिकॉज उनकी वाटर एक्टिविटी जो होती है काफ़ी हाई होती है. ठीक है, सो वाटर एक्टिविटी का सिंपल मतलब होता है कि मॉइस्चर कंटेंट कितने रिक्वायरमेंट में जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है चाहिए होता है फॉर देयर ग्रोथ. ठीक है, एंड जितनी ज़्यादा वाटर एक्टिविटी हाई होती है उतनी ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस जो है क्रिएट होती है फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, so the correct answer of this question is answer number C, required moisture content for micro
ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एक बार हम एक्सप्लेनेशन भी डिस्कस कर लेते हैं। वाटर एक्टिविटी ऑफन डिनोटेड एज AW। ठीक है, सो वाटर एक्टिविटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? AW के थ्रू। ठीक है, इट इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर केमिकल रिएक्शंस एंड माइक्रोबियल ग्रोथ विद इन अ फूड प्रोडक्ट। ठीक है, सो ये एक तरह से डेफिनेशन है वाटर एक्टिविटी की। ठीक है, इट क्वांटिफाइज द मॉइस्चर कंटेंट इन द फूड दैट इज अवेलेबल फॉर यूज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Food with lower water activity levels are less susceptible to spoilage and microbial growth. So ये जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि जिन फूड्स की वाटर एक्टिविटी जो होती है अगर कम होती है, जैसे कि एग्जांपल मैं कहूँ तो ग्रेन्स हो गए। ठीक है, सो वहाँ पे क्या होता है कि वाटर एक्टिविटी उनकी कैसी होती है? काफ़ी कम होती है। ठीक है, सो इसीलिए उनकी जो शेल्फ लाइफ होती है ना वो काफ़ी हाई होती है, बिकॉज वाटर कंटेंट काफ़ी कम होता है। एंड इसी के कंट्रास्ट में अगर आप देखो तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में जैसे वाटर एक्टिविटी उनकी बहुत ज़्यादा हाई होती है। सो दैट इज़ वाई जो स्पॉइलेज जो होती है उनमें बहुत इजीली आ जाती है। एंड वी कैन सी कि शेल्फ लाइफ जो होती है फ्रूट्स या वेजिटेबल्स की काफ़ी कम होती है एज कम्पेयर टू ग्रेन्स। ठीक है, सो ये बेसिक जो है प्रिंसिपल होता है बिहाइंड द वाटर एक्टिविटी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. So the question is, what is the water activity of milk? A option is 0.87 to 0.80. B is 0.75 to 0.60. C is 0.95 to 0.91 and D is 0.91 to 1. So the correct answer of this question is answer number, or we can say option number C, between 0.91 to 0.91. ठीक है, ये So the correct answer of this question is option number C, between 0.95 to 0.91. ठीक है, and explanation is milk has a relatively high water activity which makes it susceptible to spoilage by microorganisms if not properly handled and stored. ठीक है, so जैसे कि इसकी water activity होती है milk की between 0.91 to 0.95 and ये water activity basically हाई वाटर एक्टिविटी में काउंट की जाती है। इनफैक्ट जिन भी फूड की वाटर एक्टिविटी 0.85 से ज़्यादा होती है उनको हम हाई वाटर एक्टिविटी में ही काउंट करते हैं। एंड जितनी ज़्यादा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि वाटर एक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी स्पॉइलेज आने के उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं, उतने ही ईजिली जो है वो फूड स्पॉइल हो जाता है। ठीक है, सो दैट इज़ वाई मिल्क की वाटर एक्टिविटी क्या होती है? हाई होती है। इसीलिए मिल्क को बहुत सारे ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं सो दैट उसमें स्पॉइलेज ना पाए, उसकी शेल्फ लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए। जैसे पाश्चराइजेशन हो गया, देन आफ्टर पाश्चराइजेशन हम क्या करते हैं? उसको लो टेम्परेचर पे जो है प्रिजर्व करके रखते हैं। ठीक है, सो रीज़न क्या है? बिकॉज मिल्क की जो वाटर एक्टिविटी होती है वो काफ़ी हाई होती है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. सो द क्वेश्चन इज हु डेवलप द प्रोसेस ऑफ कैनिंग. सो इसको आप स्टार बना लेना क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, सो कई बार क्या होता है क्वेश्चन ये तो जैसे क्या है डायरेक्ट पूछ लिया कि हु डेवलप द प्रोसेस ऑफ कैनिंग। ठीक है, कई बार आ जाता है फादर ऑफ कैनिंग, ठीक है, करके क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। कई बार इनके नेम के ऊपर जो है क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि अगर इसका हम करेक्ट आंसर की बात करें, सो ऑप्शन नंबर ए इज निकोलस एपर्ट, बी इज लुई पाश्चर, सी इज नॉर्मन बोरलॉग, डी इज वॉल्टर हेस। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज निकोलस एपर्ट। ठीक है, सो निकोलस एपर्ट के नाम पे ही इसको एपेटाइजेशन भी बोला जाता है, कैनिंग को ही एपेटाइजेशन प्रोसेस भी बोला जाता है। ठीक है, सो कई बार क्या हुआ है कि एग्जाम में सीधा क्या आ गया कि एपेटाइजेशन जो है प्रोसेस किसे कहा जाता है, एंड उसमें ऑप्शन होते हैं बहुत सारे, जैसे पाश्चराइजेशन हो गया, कैनिंग हो गया, ब्लांचिंग हो गया। सो करेक्ट आंसर उसका क्या होता है? कैनिंग। ठीक है, सो ये आपको पता होना चाहिए कि किसने जो है डेवलप की थी कैनिंग प्रोसेस। तो किसने की थी? निकोलस एपर्ट ने की थी। ठीक है, एंड फादर ऑफ कैनिंग भी इन्हीं ही बोला जाता है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज निकोलस एपर्ट. Explanation is Nicholas Appert, a French cook and inventor, is credited with developing the process of canning. ठीक है, सो निकोलस एपर्ट क्या थे? फ्रेंच कुक थे एंड इन्होंने ही इन्वेंट किया था कैनिंग प्रोसेस को. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. सो द क्वेश्चन इज वेजिटेबल विच इज नॉट ब्लांच्ड बिफोर ड्राइंग. ठीक है, सो जैसे मैंने आपको ब्लांचिंग पिछली क्लास में भी थोड़ा मैंने आपको डिस्कस किया था कि ब्लांचिंग में बेसिकली क्या किया जाता है, वाटर को जो है हीट प्रोवाइड की जाती है बिलो द बॉइलिंग पॉइंट.
ठीक है। देन अराउंड 7 to 8 मिनट्स के लिए जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को सिंपली उसमें इमर्स कर दिया जाता है, ठीक है, वाटर में। एंड एक इसके लिए किया जाता है एंजाइम डीएक्टिवेशन के लिए किया जाता है, सो दैट जितने भी अनडिजायरेबल चेंजेस होते हैं लाइक डिस्कलरेशन, टेक्सचरल चेंजेस, वो ना आ पाए, ठीक है। सो ये ब्लांचिंग इसके लिए की जाती है। एंड यहाँ पे क्या पूछा है क्वेश्चन में कि कौन सी वेजिटेबल्स को जो है ब्लांच नहीं किया जाता बिफोर ड्राइंग, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है, कॉलीफ्लावर, बी इज पालक, सी इज अनियन, डी इज टमेटो, ठीक है। सो एक और चीज मैं आपको बताती हूँ कि ब्लांचिंग जो है ना वो लो मॉइस्चर जो फ्रूट्स या वेजिटेबल होते हैं उनमें जो है ब्लांचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। सो अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अनियन। बिकॉज अगर आप वाटर एक्टिविटी और वीकेंड से अगर आप मॉइस्चर कंटेंट की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे जो मॉइस्चर कंटेंट है वो सबसे ज़्यादा लो किसका होता है, अनियन का। सो अनियन की जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं होती ब्लांचिंग, ठीक है। सो अनियन को जो है जनरली ब्लांच नहीं किया जाता, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अनियन, ठीक है। सो अनियंस आर नॉट टिपिकली ब्लांच्ड बिफोर ड्राइंग एज दे हैव अ लोअर वाटर कंटेंट कंपेयर टू मेनी अदर vegetable. Blanching is a common pre-drying treatment for vegetables to deactivate enzymes and preserve color and flavor, but it may not be necessary for vegetables with low moisture content like onions. ठीक है। सो जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, मैंने एक्सप्लेनेशन आपको पहले ही दे दी कि जितने भी लो मॉइस्चर फूड होते हैं उनमें हम ब्लांचिंग मतलब सिंपली उन फूड में जो है ब्लांचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दैट इज वाई जो है अनियन हो गया, गार्लिक हो गया, इनमें जो है ब्लांचिंग नहीं की जाती, ठीक है। Next is question number 8. So the question is which of the following is associated with browning disorder? ठीक है। So ये तो बहुत ही easy question है। Option number A is apple, B is cabbage, C is cauliflower and D is citrus. So इसका correct answer क्या होगा, option number A, that is apple. ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, आपने देखा भी होगा कि अगर आप एप्पल को कट करके रखते हैं, ठीक है, सो आफ्टर सम टाइम उसके अंदर आपको क्या देखने लगता है, उसका जो कलर होता है वो चेंज होने लगता है, ठीक है। इट विल गेट टर्न इनटू ब्राउन कलर, ठीक है। सो इसे ही एंजाइमेटिक ब्राउनिंग भी बोला जाता है, बिकॉज यहाँ पे जो ब्राउनिंग होती है दैट इज बिकॉज ऑफ द एंजाइमेटिक एक्शन, ठीक है। सो इसे एंजाइमेटिक ब्राउनिंग भी बोला जाता है, ठीक है। एंड कौन सा एंजाइम होता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सो कौन सा एंजाइम होता है, दैट इज पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज, ठीक है, ऑक्सीडेज। सो ये एंजाइम जो होता है ये ब्राउनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। एंड अगर मैं आपसे सिंपली पूछूं कि कौन सी वेजिटेबल में आप ब्राउनिंग देखते हैं, तो बहुत सारी वेजिटेबल्स है। सिंपली अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो आपने देखा होगा पटेटो में भी सेम आप देखते हैं कि उसको अगर थोड़ी देर के लिए आप कट करके रखते हैं तो उसमें भी जो होता है डिस्कलरेशन आने लगता है, ब्राउनिंग आने लगती है, ठीक है। सो वहाँ पर भी सेम एंजाइम जो होता है ब्राउनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड इसको क्या बोला जाता है, इसको एंजाइमेटिक ब्राउनिंग बोला जाता है। ब्राउनिंग भी दो तरह की होती है, एक होती है एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, एक होती है नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, ठीक है। सो एंजाइमेटिक एंड जो ब्राउनिंग होती है उसमें एंजाइम से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड नॉन एंजाइमेटिक जो ब्राउनिंग होती है जैसे मेलार्ड रिएक्शन हो गया, कैरमलाइजेशन हो गया, वहाँ पे बेसिकली जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है ब्राउनिंग के लिए, ठीक है। सो ये मैंने बहुत डिटेल में जो आपको क्लास में डिस्कस भी की है, ठीक है, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग एंड नॉन एंजाइमेटिक browning. So the correct answer is option number A, that is apple. So explanation is browning disorder is often associated with apples, particularly a condition called enzymatic browning. ठीक है। सो मैंने ऑलरेडी आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया कि किसकी वजह से होती है, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग के वजह से होती है। When the flesh of an apple is exposed to oxygen, enzymes in the apple react with phenolic compounds. ठीक है। तो सिंपली जैसे ही एप्पल जो होता है एक्सपोज हो जाता है ऑक्सीजन से, जब कट होता है तो जो अंदर का स्किन होता है उसका वो एक्सपोज हो जाता है, ऑक्सीजन उस पर अटैक करती है, एंड जो भी एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, एंड जितने भी सिंपली फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं उसके अंदर वो जो है कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, मतलब वो सिंपली जो फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं ब्राउन पिगमेंट्स, ठीक है। दैट इज वाई जो उसका कलर होता है वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। एंड कौन सा एंजाइम होता है इस एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल, that is polyphenol oxidase, ठीक है। This enzymatic browning can occur when apple are cut or bruised and exposed to air. To prevent this, various methods like applying lemon juice or other antioxidants are often used to preserve the color of apple
स्लाइसेस, ठीक है। सो इस मतलब अनडिज़ायरेबल चेंज को जो है प्रिवेंट करने के लिए जो है बहुत सारे मेथड्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे लेमन जूस हो गए, विटामिन सी को अप्लाई किया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट्स को अप्लाई किया जाता है, ब्लांचिंग की जाती है सो दैट जो है ब्राउनिंग जो है उसको प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. So the question is, which of the following is not an intrinsic factor in food spoilage? So that is also very important question, ठीक है। सो मैंने आपको बहुत डिटेल में इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स दोनों डिस्कस किए हैं आपसे जब मैंने फूड स्पॉइलेज आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। सो इंट्रिंसिक फैक्टर कौन कौन से होते हैं, एक्सट्रिंसिक फैक्टर कौन कौन से होते हैं, अगर आपको ये पता है तो आप इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज pH, B इज मॉइस्चर, C इज टेम्परेचर एंड D इज अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होता, टेम्परेचर इज एन एक्सट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। बाकी सारे जो pH है, मॉइस्चर है, अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स है, ये सारे क्या है, इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर कौन से होते हैं, जो फूड के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स, अपने क्राइटेरिया से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर कौन से हुए, जितने भी एटमॉस्फेरिक एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो सारे किस में काउंट होते हैं, एक्सट्रिंसिक में। एंड इंट्रिंसिक में क्या होता है, जो फूड की प्रॉपर्टीज है, लाइक उसका pH कितना है, फूड का pH क्या है, मॉइस्चर कंटेंट कितना है, न्यूट्रिएंट्स कितने ज्यादा प्रेजेंट है, ये सारे क्या है, इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, सी, टेम्परेचर, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टेम्परेचर, ठीक है। सो टेम्परेचर इज एन एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स दैट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन फूड स्पॉइलेज as it can influence the growth of microorganisms and chemical reactions in the environment surrounding the food, ठीक है। सो टेम्परेचर क्या होता है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर होता है। जितने भी मतलब एटमॉस्फेरिक और वी कैन से एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो सारे किस में काउंट होते हैं, एक्सट्रिंसिक फैक्टर में। बट जितने भी फूड से रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, जैसे pH हो गया, न्यूट्रिएंट कंटेंट हो गया फूड का, ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट हो गया, ये सारे किस में काउंट होते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर्स में, ठीक है। नाउ द लास्ट question of this class is question number 10. So the question is, deep frying of potato chips lead to the generation of carcinogen, ठीक है। ऑप्शन नंबर A is acrylamide, B is acephamide, C is formamide, D is antioxidant, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, दैट इज एक्रिलामाइड, ठीक है। सो जब भी आप जितने भी स्टार्च बेस्ड जितने भी फूड होते हैं, जब उनकी डीप फ्राइंग की जाती है ना, सो रिएक्शन बिटवीन जितने भी प्रोटीन होते हैं और वी कैन से एमिनो एसिड एंड शुगर, ठीक है, आपस में रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक्रिलामाइड रिलीज करते हैं, ठीक है, दैट इज कार्सिनोजन, ठीक है। बट ये काफ़ी हाई टेम्परेचर, मतलब अराउंड 120 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर पे अगर आप कुकिंग कर रहे हैं, फ्राइंग कर रहे हैं, सो एट दैट टेम्परेचर जो है एमिनो एसिड एंड जितने भी शुगर होती हैं आपस में रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करती है, एक्रिलामाइड, ठीक है। एंड एक्रिलामाइड क्या है, कार्सिनोजन है, ठीक है। कार्सिनोजन का मतलब क्या है, कैंसर कॉजिंग होता है ये, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एक्रिलामाइड, ठीक है। सो डीप फ्राइंग ऑफ पोटैटो चिप्स एंड सर्टेन अदर फूड्स एट हाई टेम्परेचर कैन लीड टू द जनरेशन ऑफ acrylamide, which is a chemical compound that has been classified as a potential carcinogen when consumed in large amount over a long period of time, ठीक है। सो ये क्या होता है, कार्सिनोजन होता है, ठीक है। इसको कार्सिनोजन में ही काउंट किया जाता है जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में से कंज्यूम कर लिया जाता है बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, ठीक है, मतलब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में जो है इसका काफ़ी ज़्यादा कंजप्शन आप किए जा रहे हैं, सो इट कैन कॉज कैंसर, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ कार्सिनोजन, ठीक है। एंड एक्रिलामाइड जो है कैसे प्रोड्यूस होता है, सो इट इज अ रिजल्ट ऑफ अ रिएक्शन बिटवीन सर्टेन एमिनो एसिड्स एंड शुगर्स। सो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एमिनो एसिड एंड शुगर्स जो होती हैं आपस में रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करती हैं, एक्रिलामाइड, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, टिपिकली एट टेम्परेचर अबव 120 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कुकिंग मेथड सच एज फ्राइंग, बेकिंग और रोस्टिंग कैन प्रोड्यूस एक्रिलामाइड इन स्टार्ची फूड्स लाइक पोटैटोज। सो फ्राइंग हो गया, बेकिंग हो गया, रोस्टिंग हो गया, इसमें जो टेम्परेचर होता है काफ़ी हाई होता है, ठीक है। सो एट दैट टेम्परेचर जो है जितने भी स्टार्ची फूड्स मोस्टली होते हैं, जैसे पोटैटोज हो गए, ठीक है, स्वीट पोटैटोज हो गए, सो उसमें स्टार्च कंटेंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। सो एट दैट टेम्परेचर दीज जो फूड्स होते हैं दे कैन प्रोड्यूस
अमाइड, एंड ये क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ कार्सिनोजन। ठीक है, सो ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप ये एमसीक्यूज क्लासेस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो रही हो। ठीक है, स्टिल मैं बोलूँगी कि जैसे मैंने आपको बोला है कि कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनकी क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगेन एंड अगेन आप रिवाइज करते रहे कॉन्सेप्ट, एंड रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट आप उससे मतलब जो भी आप कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके एमसीक्यूज आप अटेम्प्ट करते रहे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड जैसे हमने एमसीक्यूज ये क्लासेस स्टार्ट किए हैं, तो जो फर्स्ट टॉपिक हमने लिया एमसीक्यूज का, वो हमने लिया है फूड प्रिजर्वेशन। वो इसीलिए लिया है कि जब हमने सिलेबस स्टार्ट किया था, ठीक है, जब हमने क्लासेस स्टार्ट की थी, थ्योरी क्लासेस स्टार्ट की थी, वहाँ पे भी जो मैंने फर्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट किया था दैट इज़ फूड प्रिजर्वेशन। ठीक है, सो इसीलिए क्या है कि फूड प्रिजर्वेशन जो साथ साथ आप रिवाइज करते रहे, एंड उससे रिलेटेड आप एमसीक्यूज भी अटेम्प्ट करते रहे। ठीक है, सो रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, so that is all for today's class. Thank you so much everyone for this class.